हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल को पढ़ेंगे, है ना। मिल को पढ़ने का तात्पर्य है कि मिल ने उदारवाद में क्या क्या संशोधन किया। हमारा टॉपिक अभी उदारवाद ही चल रहा है, क्योंकि उदारवाद थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग सारे इसके जितने भी डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। और अभी हमारा जो बेसिकली उदारवाद हम पढ़ रहे हैं, वो अब सकारात्मक उदारवाद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि मिल ने उदारवाद में कितने संशोधन किए थे। तो 4 महत्वपूर्ण संशोधन मिल ने किए हैं। यानी उदारवाद का मतलब, जब जब मैं उदारवाद बोलूंगा तो नकारात्मक उदारवाद को आप समझ के चलिए, ठीक है। नकारात्मक उदारवाद। चलिए देखते हैं कि मिल ने उदारवाद में क्या क्या संशोधन किए हैं और कैसे किए हैं। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, उपयोगितावाद का नैतिक दर्शन केवल सुख और दुख के तराजू से बंधा हुआ था। मिल ने उसे इस बंधन से मुक्ति दी। तो अब हमारे सामने पहला प्रश्न बन के आता है कि मिल ने क्या किया है। मिल ने जो नकारात्मक उदारवाद है, ठीक है, जो नकारात्मक उदारवाद है, नकारात्मक उदारवाद में संशोधन किया। संशोधन किस रूप में किया? एक तो नकारात्मक उदारवाद का एक पहलू क्या था? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद था। तो मिल ने उपयोगितावाद को भी संशोधित किया, ठीक है। हालांकि बात समझने वाली है, मिल भी क्या है? मिल भी एक उपयोगितावादी विचारक है, ठीक है। मिल क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन इसने उपयोगितावाद को इस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से बेंथम ने समझा था, ठीक है। बेंथम ने बताया था कि उपयोगितावाद का मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, ठीक है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। तो मिल ने क्या बोला? मिल ने बोला कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण तो ठीक है, लेकिन मिल ने क्या बोला? मिल ने बोला कि वही समाज उपयोगी ज़्यादा अच्छा है जो क्या करे, जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, ठीक है, जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। क्योंकि मिल आगे चल के बोलता है स्वतंत्रता क्या है? एक सामाजिक वस्तु है। जब मिल ने बोल दिया कि सामाजिक वस्तु है, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक वस्तु होती है, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है, इस पे कहीं ना कहीं जो है वो सभी का योगदान होता है। तो ऐसा क्यों हो कि एक व्यक्ति को बोलने से मना कर दिया जाए? मिल तो यहाँ तक कहता है कि अगर एक व्यक्ति एक तरफ है और 1000 व्यक्ति एक तरफ है, ठीक है, तो एक व्यक्ति के मत को दबाने का अधिकार इन 1000 व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी वह समाज क्या होगा? उपयोगी होगा, तभी वह समाज स्वतंत्रता को बढ़ा पाएगा। देखिए, बिंथम का जो उपयोगितावाद था, वो उसमें क्या संशोधन किया मिल ने? ध्यान देना यहाँ पे, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में भी संशोधन किया। बेंथम के उपयोगितावाद का आधार क्या था? अधिकतम सुख को बढ़ाना, ठीक है। जबकि मिल ने क्या बोला? मिल ने इसके सुख दुख में अंतर कर दिया। मिल ने बोला एक भौतिक सुख होता है जो निम्न स्तर का होता है, ठीक है, जो क्या है, सुअर के समान होता है। जैसे सुअर को सुख मिल गया है, वो भौतिक सुख मिल ने इसको बोल दिया। एक दूसरा सुख होता है आध्यात्मिक सुख, ये होता है उच्च स्तर का सुख, उच्च स्तर का सुख, ठीक है। इसको बोलता है कि आध्यात्मिक सुख कब सुकरात भोग करता है, ठीक है, सुकरात। तो मिल का एक स्टेटमेंट भी है कि एक असंतुष्ट सुअर से अच्छा एक संतुष्ट सुकरात, सॉरी, एक संतुष्ट सुअर से अच्छा एक असंतुष्ट सुकरात होना क्या है? ज्यादा बेहतर है। तो ये मिल की परिभाषाएं हैं। तो मिल को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम अच्छे से चीजों को देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम जॉन स्टुअर्ट मिल को देख रहे हैं कि जो उपयोगितावाद में, जो इसने उदारवाद में संशोधन किया मिल ने, ठीक है। पहला तो संशोधन इसने किया कि उपयोगितावाद का जो दर्शन था, नैतिक दर्शन, सुख और दुख के तराजू में तोला जाता था। यानी कि उपयोगितावाद कहता है कि वही समाज, वही राज्य, ठीक है, वही सरकार अच्छी है जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? लोगों के सुखों में वृद्धि कर सके, ठीक है। वही समाज उपयोगी है। जो समाज सुखों को नहीं बढ़ा सकती वह उपयोगी नहीं है।
तो उपयोगितावाद का आधार इसी दर्शन पर टिका हुआ था। तो मिल ने बोला कि इसमें क्या किया, मिल ने उसे संशोधन किया, उसे इस मान्यता से मुक्ति दे दी। दूसरी बात, मिल क्या संशोधन करता है उदारवाद में? मिल के उदारवाद ने राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता को अपने आप में क्या माना? साध्य माना। मिल ने बोला कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है और सामाजिक स्वतंत्रता जो होती है, ठीक है, ये क्या है? साध्य है, ना कि साधन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? मिल ने राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता को साधन माना है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, साधन नहीं माना है, बल्कि मिल ने राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता को क्या माना है? साध्य माना है। क्योंकि मिल कहता है कि जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो मिल जो है उपयोगितावादी होने के साथ साथ मिल ने क्या किया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा समर्थक है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अच्छे से एनालाइज करके पढ़ें, चीज़ों को रटने की कोशिश ना करें। जब आप रटेंगे नहीं, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे खुद से, तभी आपके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगी। और जब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी तो चाहे कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी भी तरीके से पूछेगा, तो आप उस क्वेश्चन को करने में कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, ये लग रहा होगा कि सर अभी 2-4 वीडियो 20 वीडियो पढ़ा के 50 वीडियो पढ़ा के बंद कर देंगे। तो ये कोर्स मैं आपको बता दूं कि बंद नहीं होने वाला है ये जब तक 10 यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। 10 यूनिट के साथ साथ और इसमें टेस्ट सीरीज भी मैं करवाऊंगा, करीब 4000 5000 10,000 जितने भी टेस्ट सीरीज हो पाएंगे, ठीक है। हर यूनिट के लगभग आपके 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल पे भरोसा रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में मिल का मत था कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए नहीं है कि वह किसी भौतिकवादी स्वार्थ की सिद्धि करती है, बल्कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए है कि वह उत्तरदायी मनुष्य की एक सहज और स्वाभाविक आस्था है, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मिल जो है स्वतंत्रता को भौतिक वस्तु नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मिल के अनुसार स्वतंत्रता एक भौतिक वस्तु नहीं है जो हमारे भौतिक स्वार्थ को, जो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि मिल कहता है कि स्वतंत्रता का महत्व इसलिए है क्योंकि यह क्या करती है कि यह उत्तरदायी जो हम मनुष्य हैं, ठीक है, जो हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर स्वाभाविक आस्था होती है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, ठीक है। यानी हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वो स्वतंत्र रहे और अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त कर सके, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको कल मैंने 1 घंटे 25 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, और वो वीडियो इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था, किसी ने बीच में कॉल कर दिया, तो कॉल कटने की वजह से वो रिकॉर्डिंग कट गई और कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता रहा और बीच में मैंने कैमरे को ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो वीडियो ख़राब हो गई थी। तो आज मैं बीच बीच में यही चेक करूँगा कि कैमरा तो कहीं ऑफ ना हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखूँगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक नया कैमरा ले आऊँ। अभी तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे ही कैमरा आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बीच में आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो मिल कहता है कि हर मनुष्य की, ठीक है, जो समाज में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसकी एक इच्छा होती है कि वह स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, स्वतंत्रता के महत्व को समझ सके, उसको भी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मिल कह रहा है। देखिए, अपने ढंग से जीवन व्यतीत करना और अपनी सहज प्रतिभा का विकास करना सुख को प्राप्त करने का साधन नहीं है, खुद सुख का अंग है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपने आप से, अपनी प्रतिभा से, ठीक है, अपना विकास कर ले, ठीक है, अपने सुख को प्राप्त करने का वो साधन इसे नहीं मानता है। बल्कि मिल कहता है सुख क्या है? सुख एक जीवन का एक अंग है, सुख एक साध्य नहीं है, ठीक है। सुख जो है वो साध्य नहीं है, बल्कि क्या सुख है? सुख तो एक जीवन का साधन है, जीवन का एक अंग है, ठीक है। इस तरीके से मिल बातें कह रहा है। इसीलिए एक श्रेष्ठ समाज वह है, मिल कहता है कि एक अच्छा समाज वह है जो क्या करता है, जो स्वतंत्रता की अनुमति देता है, ठीक है, तथा विविध जीवन पद्धतियों के निर्वाह के उचित अवसर प्रदान करता है। तो अब क्वेश्चन उठेगा यहाँ से कि मिल के अकॉर्डिंग अच्छा समाज कौन सा है, ठीक है। मिल कहता है कि अच्छा समाज वही है, श्रेष्ठ समाज वही है जो क्या करता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। जैसे मिल कहता है कि अगर मिल तो यहाँ तक स्वतंत्रता का समर्थक था कि मिल ने बोला कि पागल और
झक्की इंसान को, ठीक है, पागल और झक्की या मूर्ख, इन इंसानों को भी जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, इनको बोलने से चुप नहीं कराया जा सकता। वो कह रहा है अगर एक व्यक्ति पागल है, ठीक है, अगर 1000 व्यक्तियों की राय अलग है तो इस 1000 व्यक्ति मिलकर के एक पागल व्यक्ति की राय को नहीं बदल सकते और ये 1000 व्यक्ति जो है इसको बोलने से मना नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि मिल जो है वो, जॉन स्टुअर्ट मिल कितना बड़ा स्वतंत्रता का समर्थक है, ठीक है। अब देखिए मिल कहता है स्वतंत्रता केवल एक व्यक्तिगत हित नहीं, वह एक सामाजिक हित भी है। सामाजिक हित का मतलब है कि स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति विशेष को नहीं मिलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मिली, बल्कि क्या है, यह पूरे समाज के हित के लिए बनी है, ठीक है। समाज का हित तभी होगा जब क्या हो, जब समाज में 1000 व्यक्ति हों तो 1000 व्यक्तियों का कल्याण हो, तभी समाज का हित होगा। लेकिन बेंथम ने क्या बोला था, अगर समाज में 1000 व्यक्ति हैं तो अगर 800 व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है तो समाज क्या है, उपयोगी है। तो यही सब तो मिल ने क्या कर दिया, इन सब चीजों में तो सुधार किया मिल ने, ठीक है। तो मिल ने क्या बोला, स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता किसी राजा को, किसी उद्योगपति को या किसी खास व्यक्ति विशेष को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता क्या है, एक सामाजिक वस्तु है, ठीक है, जिसका उपभोग क्या करेगा, पागल व्यक्ति भी कर सकेगा, मूर्ख व्यक्ति भी कर सकेगा, बुद्धिमान व्यक्ति भी कर सकेगा, यानी समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सब जो है स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। देखिए मिल आगे क्या बोलता है, स्वतंत्र विचार विनिमय के द्वारा समाज को भी लाभ पहुंचता है, ठीक है। मिल क्या कहता है, मिल कहता है अगर 1000 व्यक्तियों की राय मान लीजिए एक तरफ है, ठीक है, और एक व्यक्ति की राय एक तरफ है, हो सकता है इन 1000 व्यक्तियों की राय से समाज को लाभ ना पहुंचा रहा हो, ठीक है। तो मिल कहता है क्या पता इस एक व्यक्ति की राय, ओपिनियन ऐसी हो जिससे समाज को लाभ हो रहा हो। तो इसीलिए कहता है मिल की 1000 व्यक्ति जो है मिल करके भी एक व्यक्ति की राय को नहीं दबा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को एक तो बोलने की आजादी है, दूसरी बात हो सकता है इस एक व्यक्ति की राय क्या हो, समाज को लाभ पहुंचाता हो। तो इसीलिए मिल कहता है कि स्वतंत्र विचार विनिमय के द्वारा, यानी कि हम अपने आइडियाज को फ्री रूप से एक्सचेंज कर सके, स्वतंत्र रूप से कह सके, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर जो विचार हो, ठीक है, वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दे, समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो इस तरीके से मिल कहता है किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के विचार को आपने दबा दिया, वो हो सकता है उसके विचार क्या हो, समाज कल्याण के लिए बहुत उपयोगी रहे हो। तो इसीलिए मिल बहुत बड़ा स्वतंत्रता का पैगंबर है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने उठा के लिए, ये सारी बुक से मैंने उठाया है। उस बुक का नाम है ज्ञान सिंह संधू, ठीक है, ज्ञान सिंह संधू। ये बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी फिलहाल, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी से इशू होती है। तो मेरे पास मेरे मामा जी की बुक पड़ी थी ज्ञान सिंह संधू की, तो उन्होंने मुझे दिया था बहुत पहले 2012-13 में, आई थिंक 2013-14 में दिया था। तो मैं उस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप बुक ले लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर इसको स्कैन करके भेज दो, भाई मेरे पास इतना टाइम अभी नहीं है, मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूं पहले, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और तो इसमें थोड़ी सी भाषा जो है ना, ये देखिए बुक की भाषा है, थोड़ी सी भाषा जो है वो लेंदी है, और लेंदी के साथ साथ थोड़ी सी भाषा को समझना आपके लिए भी जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा बुक पर भी ध्यान दें, बुक को भी पढ़ें। हालांकि मैं चीज़ों को आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप जब आपको टाइम मिले तो आप बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस समाज में विचार स्वतंत्र चर्चा की प्रक्रिया के द्वारा जीवित रहते हैं और मरते हैं, वह समाज न केवल एक प्रगतिशील समाज है, बल्कि ऐसा समाज भी है जो स्वतंत्र विवेचन के अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को भी जन्म देता है। यानी कि ये क्या बोल रहा है मिल कह रहा है कि वह समाज ज्यादा बढ़िया है जो क्या करता है, जो व्यक्तियों को खुली छूट देता है, ठीक है, खुली छूट देता है किसके लिए, स्वतंत्र चर्चा करने के लिए। एक तो स्वतंत्र चर्चा करने से क्या होगा, नए नए विचार उभरेंगे, नए नए विचार आएंगे। दूसरी तरफ स्वतंत्र चर्चा से कुछ विचारों का क्या होगा, कुछ विचारों का दमन भी होगा। दमन का मतलब कुछ जो विचार समाज के लिए उपयोगी नहीं होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, जो विचार समाज के लिए उपयोगी होंगे वो विचार आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दमन का मतलब ये नहीं कि 1000 व्यक्ति जो मिल करके एक व्यक्ति के विचारों को दबा दे, ये दमन नहीं, ठीक है। दमन का मतलब है कि अगर इस एक व्यक्ति का विचार ज्यादा बढ़िया समाज के लिए उपयोगी है तो इन 1000 व्यक्तियों के विचारों का कोई महत्व नहीं है, ये दमन का मतलब है, ठीक है। तो मिल कहता है कि जो वही समाज सबसे ज्यादा अच्छा है
जो स्वतंत्र विचार विमर्श के लिए हमें मौका देता है, वही समाज प्रगतिशील है, वही विचार प्रगतिशील है। ठीक है, अगर कोई भी समाज अगर बंद समाज होगा, जिसमें व्यक्तियों को खुली छूट नहीं होगी बोलने की, अपनी आज़ादी व्यक्त करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो वो समाज कैसा होगा? बंद समाज होगा। वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो मिल जो कह रहा है कि स्वतंत्रता का एक तो सबसे बड़ा पैगंबर है जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरी बात कह रहा है कि स्वतंत्र विचार भी व्यक्ति के होने चाहिए, जिससे कि समाज का भी भला होगा और व्यक्ति का भी भला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा क्या संशोधन किया इसने। वो तीसरा पॉइंट था, इतना बड़ा सा हो गया। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि नकारात्मक का मतलब होता है कि राज्य जो है कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा। राज्य केवल क्या करेगा? विधि व्यवस्था को बनाए रखेगा। ठीक है, विधि व्यवस्था बनाए रखेगा, कानून को बनाए रखेगा, रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करेगा, पुलिस राज्य की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये है राज्य के नकारात्मक कार्य। अब राज्य के सकारात्मक कार्य का क्या मतलब है? सकारात्मक कार्य का मतलब है कि राज्य कुछ कल्याणकारी कार्य भी करेगा। ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं। तो ये सब कह रहा है मिल कि राज्य जो आज का समाज है, ठीक है, जो उदारवादी राज्य है, वो उसका कार्य केवल नकारात्मक तक ही नहीं बल्कि क्या है, कुछ अब सकारात्मक भी होने चाहिए, जिससे कि समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो क्या हो सके, वो भी सभी व्यक्तियों के जितना ही अपनी समान स्वतंत्रता और समान अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो मिल जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, आज आप देखेंगे भारतीय समाज कैसा है। भारतीय समाज में जो भारतीय राज्य की प्रकृति है वो सकारात्मक है, क्योंकि भारत के द्वारा आज आयुष्मान भारत योजना, ये फलाना फलाना तमाम योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए, फ्री वैक्सीनेशन है ना, उज्ज्वला रसोई है ना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, बिजली योजना, पता नहीं क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो जब जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी वो क्या होंगी? राज्य के सकारात्मक कार्यों में आ जाएंगी। अगर राज्य कहेगा कि व्यक्तियों को खुला छोड़ दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राज्य का नकारात्मक कार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में, राज्य कानून निर्माण से अलग होकर या यह मानकर कि चूंकि कानून प्रतिबंधों को हटा दिया गया है इसलिए स्वतंत्रता की अवस्थाएं विद्यमान है, नागरिकों को स्वतंत्र नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये मानकर चलें कि राज्य जो है कानून निर्माण से अलग होकर, ठीक है, कानून निर्माण या राज्य का काम जो है कानून निर्माण नहीं करना है, वो कानून निर्माण से अलग होकर के राज्य यह मानकर चले कि, या फिर हम यह मान के चले कि कानून प्रतिबंधों को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, इसीलिए हमें स्वतंत्र है। अगर हम यह मान के चलते हैं किसी राज्य में कि अब राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था बनाना नहीं है, ठीक है, और राज्य क्या है, राज्य में स्वतंत्रता इसीलिए विद्यमान है क्योंकि कानूनों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि राज्य में क्या होना चाहिए? कानून भी होने चाहिए और हमें उस कानून के माध्यम से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखिए मिल क्या बोलता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मिल कानून की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मिल जो है, देखिए मिल शुरुआत में क्या रहता है, ठीक है, शुरू में मिल की स्वतंत्रता जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। बट मिल लास्ट में आके क्या बोलता है? लास्ट में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर देता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कि आपके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कोई ना कोई प्रतिबंध होगा। अब सकारात्मक स्वतंत्रता में मिल क्या कहता है? मिल कहता है जाने अनजाने में अगर कोई व्यक्ति पुल पार कर रहा है, ठीक है, अगर उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि बीच में से पुल टूटा हुआ है और वह व्यक्ति जा रहा है, हो सकता है ये पुल पार करते समय वो इसकी मृत्यु हो जाए यहाँ पे, तो राज्य या सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति उसे पुल पार करने से रोक सकता है। पर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह पुल पार करे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाने अनजाने में क्या कर रहा है? उसके प्राणों की सुरक्षा के लिए मिल क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति को पुल पार करने से मना किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो मिल क्या है, व्यक्तिवादी विचारक भी है, दूसरा स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक भी है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, और मिल कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक जगह और रोक लग सकती है। कब? मिल कहता है कार्य दो तरीके से होते हैं। पहले ये समझिए, कार्य कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से, दो कार्य होते हैं। एक स्वयं से संबंधित कार्य होता है, स्वयं से संबंधित, दूसरा होता है दूसरों से संबंधित कार्य।
ठीक है। अब देखिए मिल मिल कहता है जो स्वयं से संबंधित कार्य हैं ये कैसे हैं, इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है व्यक्ति। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि जो स्वयं से संबंधित कार्य है, मिल कहता है अगर कोई व्यक्ति घर में बैठ के अपनी सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो उससे दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। वो बंद कमरे में अपने बैठ के सिगरेट पी रहा है, उससे किसी को लेने देना नहीं है। वो बंद कमरे में अपना गाना सुन रहा है, अपना ईयरफोन लगा के कुछ भी कर रहा है, तो इससे दूसरों को कोई हानि नहीं हो रही है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग वहीं तक कर सकता है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो उसको खतरा ना उत्पन्न हो, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को। मिल कहता है दूसरा क्या बोलता है, मिल कह रहा है एक तो होता है अपने से संबंधित कार्य, जो अपने संबंधित कार्य आप कुछ भी करो जिससे आपको ही नुकसान हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना हो उससे। दूसरे को नुकसान होने पर मिल क्या कहता है, मिल कहता है यहां पे हानि का सिद्धांत लागू हो जाएगा। ठीक है, हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत का मतलब मिल कह रहा है कि आपको लठ घुमाने की उतनी ही आजादी है जहां तक कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू नहीं होती। जहां से दूसरे व्यक्ति, अगर आपने लठ ऐसा घुमाया कि दूसरे व्यक्ति को जाके लग गया तो फिर आपकी स्वतंत्रता क्या होगी, वहीं पर बाधित कर दी जाएगी। ठीक है, आप जो है लठ इस तरीके से घुमाएं या आप अपनी छड़ी को इस तरीके से घुमाएं जो आपके क्या हो, आपके केवल अपने दायरे में रहे। ठीक है, तो मिल कहीं ना कहीं जो है, मिल अब क्वेश्चन ये पूछता है कि मिल के हानि का सिद्धांत कहां से लागू होता है, तो दूसरों से संबंधित कार्य पर जो है मिल का हानि का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछेगा स्वयं से संबंधित कार्य या पर संबंधित कार्य, इसका मतलब है पर संबंधित कार्य। तो जो मिल के हानि का सिद्धांत है वो पर संबंधित कार्यों से संबंधित है। हानि के सिद्धांत में यह बताया गया है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरीके से करें कि दूसरे व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप बोले भाई डीजे वाले से आ जाओ यार डीजे बजा दो, ठीक है, तो डीजे बजा देगा पर ये व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, तो इसकी स्वतंत्रता क्या हो रही है, भंग हो रही है। तो आप डीजे इस तरीके से बजाएं भाई साहब कि आप डीजे बजाएं तो सही है लेकिन आप डीजे खुद ही सुने। ठीक है, तो स्वतंत्रता का उपयोग आप इस तरीके से करें कि दूसरे व्यक्ति भी उससे परेशान ना हो। तो ये बात मिल कहता है। चलिए देखते हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि अवसरों का निर्माण, उनका विकास और समानता की स्थापना केवल सकारात्मक कानून बनाकर ही की जा सकती है। देखिए मिल कहता है कि सकारात्मक कानून भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं, है ना, अगर बोल दिया जाए कि आप चलिए समाज में आपको राज्य ने छूट दे दिया कि आप कहीं से भी गाड़ी चलाइए, तो बहुत लोग होते हैं ऐसा गाड़ी चलाते हैं भाई साहब कि जहाँ कोई पैदल भी चल रहा है ना, ऐसा लगेगा कि वो गिर पड़ेगा बेचारा, है ना। तो ट्रक वाले क्या करते हैं, जैसे पास में आपके पहुंचेंगे ऐसा हॉर्न दबाएंगे आप चौंक जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि राज्य क्या करेगा, आपकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा देगा अगर आपकी स्वतंत्रता से कोई किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर बाधित हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें मिल जो है वो रोक रहा है। मिल कह रहा है कि राज्य के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य भी होने चाहिए, राज्य जो है वो कुछ कल्याणकारी कार्य करें जिससे कि क्या हो, समाज में समानता स्थापित हो सके। ठीक है, तो मिल कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य का भी समर्थक है। अब क्वेश्चन उठता है कि पहली बार जो मिल ने, ठीक है, पहली बार मिल के विचारों में क्या होता है, कल्याणकारी राज्य का उदय होता है यहीं से। ठीक है, पहली बार जो कल्याणकारी राज्य का उदय होता है वो मिल के विचारों से होता है। आप ये नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ नेट में। अब नेट में कब आया हुआ है ये आपका काम है ढूंढना। अब मैं ये, मुझे इतना नहीं याद रहता कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, बट आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि मैं 10 बार नेट क्लियर कर चुका हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का उनका नजरिया होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें। हाँ, थोड़ा समझाने में टाइम मेरा ज़्यादा लग जाता है इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है और सिलेबस थोड़ा लेट कवर होगा। लेट कवर होने का मतलब है कि सिलेबस बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस जून के बाद जाएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी जून से पहले मैं कवर करा दूँ। और आप से आशा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज का मतलब एक बुक ले लीजिए कोई प्रीवियस ईयर की। वो बुक कौन सी होगी, या तो आप घटना चक्र ले लीजिए, नेट के लिए लेना बस, ठीक है, या तो आप यूथ कंपटीशन की ले लीजिए जिसमें 11,000 समथिंग क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको राजस्थान सेट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मिलेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, आपको अदर स्टेट हिमाचल के मिलेंगे, आपको डीएसएसबी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको नेट के क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर घटना चक्र मैं बेस्ट मानता हूँ, अगर ये क्वेश्चन मिल जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी
पर घटना चक्र नेट के लिए बहुत, क्योंकि इसमें नेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है कि टेस्ट सीरीज के लिए हमारे पास जून तक टाइम ना बचे, क्योंकि कोर्स भी बहुत बड़ा है और पूरा मुझे डिटेल में भी पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं एक टॉपिक एक चैप्टर पढ़ा के छोटा सा 1 घंटे में निपटा दूं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो बड़ी होगी तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। जाहिर सी बात ये भी है कि अगर आपने मान लीजिए कोई कोर्स आप खरीद लीजिए किसी कोचिंग का, अगर उसमें 500 वीडियो हैं, अगर एक घंटे की वीडियो है तो आप तो देखेंगे 500 वीडियो, आप तो ये नहीं कहेंगे ना फिर तो वहाँ पे कि हमने सर हमें नहीं देखना ये, क्योंकि आपने खरीद लिया भाई, आप देखो या नहीं देखो फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फ्री का कोर्स है, थोड़ा आप टाइम अपना दीजिए, आपको सीखने को ज़रूर मौका मिलेगा इसमें। अब देखिए, एक तो मिल ने उदारवाद में संशोधन किया, दूसरा टी.एच. ग्रीन के द्वारा संशोधन किया जा रहा है। ग्रीन के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्रीन कैसे विचारक हैं? एक आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है, आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचारक जितने भी होते हैं वो राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, व्यक्ति का महत्व उतना नहीं होता है जितना कि राज्य का होता है। आदर्श राज्य के जो समर्थक है, आदर्शवादी विचारक जो हैं, ये राज्य को एक आंगिक संस्था मानते हैं, ये राज्य को एक जैविक संस्था मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे व्यक्तियों के, जैसे छोटे छोटे अंगों से हमारे एक शरीर का निर्माण होता है, वैसे छोटे छोटे समुदायों से क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हमारा शरीर जीवित है वैसे ही एक राज्य क्या होती है, जीवित संस्था होती है। तो इतना महत्व इन्होंने दे दिया है आदर्शवादी विचारकों ने। दूसरी तरफ आदर्शवादी विचारक जो होते हैं वो कल्याणकारी राज्य के समर्थक होते हैं, कल्याणकारी राज्य के सपोर्टर होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देखिए ग्रीन और मिल ने क्या किया, नकारात्मक उदारवाद में संशोधन किया। नकारात्मक उदारवाद का मतलब है कि कल्याणकारी राज्य के विरोधी, ठीक है। तो अब ये कल्याणकारी राज्यों की बात कर रहे हैं। पहली बार देखिए कल्याणकारी राज्य का विचार पहली बार मिल के विचारों में मिलता है हमें देखने को, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीन के विचारों में पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ग्रीन के विचारों में कुछ क्या देखेंगे, ग्रीन ने क्या क्या उदारवाद में संशोधन किया। उदारवाद का मतलब दोस्तों नकारात्मक उदारवाद में, फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब जब मैं उदारवाद की बात करूंगा नकारात्मक उदारवाद, जब मैं सकारात्मक उदारवाद बोलूंगा तो आप समझना कि हाँ ये कल्याणकारी राज्य की बात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य व व्यक्ति के मध्य विरोधाभासों को दूर किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या क्या विरोधाभास थे परंपरागत उदारवाद में। परंपरागत उदारवाद में जो राज्य और व्यक्ति के मध्य जो विरोधाभास थे, जो कंट्राडिक्शन था, ठीक है, वो क्या थे, वो ये माना गया था कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए राज्य से, चैत्य से, पोप से, राजा से, ठीक है। तो ये व्यक्ति का मामला अलग है, व्यक्ति के मामले में राज्य को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्ति और राज्य का मामला था। अब देखिए, अब वही, ठीक है, व्यक्ति का मामला। अब देखिए राज्य को क्या बोला गया, राज्य को यह बोला गया कि राज्य का कार्य क्या होगा, राज्य का कार्य जो है वो रात्रि प्रहरी राज्य का कार्य होगा। राज्य का कार्य जो होगा वो विधि व्यवस्था को बनाए रखना होगा, ठीक है। राज्य का कार्य जो होगा वो हस्तक्षेप का कार्य होगा, यानी कि राज्य जो है वो बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य जो है वो पुलिस राज्य की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, राज्य का कार्य जो होगा वो नाइट वॉचमैन की तरह होगा। राज्य का कार्य जो होगा वो कल्याणकारी नहीं होगा। ये परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं हैं। तो राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे थे, राज्य और व्यक्तियों के संबंधों को लेकर परंपरागत उदारवाद में क्या था, विरोध था। तो इसी विरोध को समाप्त करने के लिए ग्रीन ने क्या किया, उदारवाद में जो राज्य और व्यक्ति के संबंध बताए गए थे नकारात्मक उदारवाद में, उसमें इन्होंने कुछ संशोधन किए। अब देखते हैं क्या क्या संशोधन किया, इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राज्य के क्या कार्य थे और व्यक्ति के कार्य थे, क्या कार्य थे परंपरागत उदारवाद में, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्यक्ति को आज़ादी थी, व्यक्ति को खुला छूट देने की मांग थी, व्यक्ति को व्यापार करने की मांग थी, व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करे, स्वतंत्र बाजार में भाग ले सके, हर चीज कर सके जिसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और नकारात्मक उदारवाद में क्या था कि जो मैंने अभी बताया आपको, रात्रि प्रहरी राज्य, पुलिस राज्य कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नकारात्मक उदारवाद में राज्य और व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित किया गया था। तो इन्हीं विरोधाभासों को दूर करने के लिए ग्रीन आया। ग्रीन क्या करेगा, अब
ग्रीन देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन राज्य के महत्व को बढ़ा देगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए ग्रीन ने स्पष्टता यह कहा कि व्यक्ति मूलतः क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है व्यक्ति कहाँ रहता है, समाज में रहता है। अब नकारात्मक उदारवाद में क्या बोला गया, व्यक्ति एक अणु की भांति स्वतंत्र है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति स्वतंत्र है। अब देखिए यहाँ पे दोनों विचार अलग अलग हो गए। अणुवादी समाज क्या होती है, अणुवादी समाज जो है वो अधिकारों पर बल देता है, ध्यान रखना, जब मैंने अधिकार पढ़ाया होगा तो आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अणुवादी समाज क्या करता है अधिकारों पर बल देगा, जबकि सामाजिक प्राणी का विचार जो है वो कर्तव्यों पर बल देगा, ठीक है, कर्तव्यों पर बल देगा, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे ग्रीन क्या बोल रहा है, ग्रीन कह रहा है व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि जो नकारात्मक उदारवादियों ने बोला व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक स्वतंत्र अणु की भांति है, इसकी ग्रीन ने क्या कर दी, आलोचना कर दी। ग्रीन ने बोला नहीं नहीं भाई, व्यक्ति स्वतंत्र अणु की भांति नहीं है, बल्कि व्यक्ति क्या है, समुदाय में रहता है, व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए व्यक्ति का महत्व तभी है जब वह राज्य और समाज में रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। इसीलिए ग्रीन ने बोला व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो अब हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर बस गया है कि बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, कहीं वीडियो पता लगा कट गया, फिर 2 घंटे की मेहनत बेकार जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति क्या है, मूलतः सामाजिक प्राणी है, ये बात आप ध्यान रखना। ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित या सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण बना दिया। अभी तक जो उदारवाद में बातें चल रही थी, क्या बातें चल रही थी, सामान्य हित की बात नहीं चल रही थी, नकारात्मक उदारवाद में व्यक्तिगत हित की बात चल रही थी, है ना। क्यों, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति है। अणु में क्या होते हैं, एटम्स, आपने मॉलिक्यूल्स देखे हैं, हर व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता, ठीक है। समाज तो है लेकिन क्या है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है। वो ना तो राज्य का कर्जदार है, ना तो समाज का ऋणी है, ना तो किसी प्रकार का कोई कर्जदार है। तो अब क्या है, अब ग्रीन ने क्या कर दिया, उदारवाद में सामान्य हित की बात कर दी। सामान्य हित मतलब पूरे समाज के हित की भलाई, ठीक है। अब ग्रीन कह रहा है कि एक व्यक्ति के हित से समाज का हित नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज के हित से ही समाज का हित होगा, ठीक है। सामान्य भलाई का विचार इसी को बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति व समाज के संबंधों को पुनर्निर्धारित करते हुए व्यक्ति को मूलतः सामाजिक प्राणी माना। ये बात दोबारा से रेपिटेशन हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, रेपिटेशन हो गया तो आप दोबारा पढ़ लीजिए। व्यक्ति को इसने क्या माना, सामाजिक प्राणी माना। अतः परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना को ग्रीन ने क्या कर दिया, नकार दिया। अब बात ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रीन ने क्या किया, ग्रीन ने परंपरागत उदारवादियों की मान्यताओं को नकार दिया। चाहे तो आप ये बात समझ लीजिए, चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रीन ने परंपरागत जो अणुवादी समाज की मान्यता थी उसको नकार दिया, ठीक है। तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, बस शब्दों का थोड़ा सा घुमा के बातें कही गई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्वीकार किया फिर, जो अणुवादी समाज के स्थान पर इन्होंने सामाजिक समाज को स्वीकार किया, सामुदायिक समाज को स्वीकार किया, ठीक है। तो ग्रीन ने इस बात को स्वीकार किया। क्यों ऐसा ग्रीन कह रहा है, क्योंकि ग्रीन जो है वो आदर्शवादी विचारक है, ठीक है। आदर्शवादी विचारक होने के नाते ये सामान्य भलाई की बात करते हैं, जितने भी आदर्शवादी होंगे, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं झुकेंगे, वे सामान्य हित या कॉमन गुड की बात हमेशा करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टीएच ग्रीन ने उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन या विचारधारा की बजाय क्या बना दिया, पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। देखिए नकारात्मक उदारवाद में क्या था, नकारात्मक उदारवाद में जो उदारवाद का मूल लक्षण था वो मध्यम वर्ग को ज्यादा लाभ था उसमें, ठीक है। मध्यम वर्ग का जो दर्शन था उसी को नकारात्मक उदारवाद का रूप मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन ने उदारवाद में संशोधन किया, ठीक है, सकारात्मक उदारवाद का जो स्वरूप लाया ग्रीन ने, इसमें क्या कर दिया, इसमें उदारवाद की विचारधारा को इसने बोला किसी मध्यम वर्ग की विचारधारा नहीं है, बल्कि यह विचारधारा कैसी है, पूरे समाज की विचारधारा है, सामान्य हित की बात कर रहा है ग्रीन। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार सामान्य हित की बात कर रहा हूँ और सामान्य हित को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आदर्शवादियों का उद्देश्य ही होता है कि सामान्य हित या सामान्य भलाई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब सेबाइन के अनुसार ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। ये स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है, आप इसको डबल इनवर्टेड कामा में कर लीजिएगा, इसको आप ये तो अंडरलाइन में कर लीजिएगा, जैसे भी मर्जी आपकी, ठीक है। अब देखिए परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। ये दूसरी बात फिर यहाँ पे आ गया, रिपीटेशन हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ग्रीन ने उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन की विचारधारा की बजाय पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। ये
मतलब ये वाला पीपीटी का स्लाइड्स जो है ना पूरा 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, 2 बार रेपिटेशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक उदारवाद में विचारधारा का जो महत्व था वो मध्यम वर्ग को ज्यादा प्रभावशाली माना गया था, ठीक है। मध्यम वर्ग के पास ज्यादा अधिकार थे। मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही उदारवाद का उदय होता है, तो उदारवाद में जो है वो मध्यम वर्ग को ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन जैसे ही सकारात्मक उदारवाद आता है, वैसे ही सकारात्मक उदारवाद ने मध्यम वर्ग की विचारधारा के बजाय क्या किया, उदारवाद का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। सामाजिक उदारवाद का मतलब समाज कल्याण की बात करेगा, ठीक है, सामूहिक हित की बात करेगा, सामान्य भलाई की बात करेगा, है ना, एक व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं करेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, सामाजिक उदारवाद कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने का मतलब ग्रीन, ठीक है। ग्रीन राज्यों को एक आवश्यक अच्छाई माना, या फिर सकारात्मक उदारवादी कह सकते हैं आप यहाँ पे। ग्रीन चाहे तो ग्रीन रख लीजिए, चाहे तो सकारात्मक उदारवादी आप समझिए। सकारात्मक पॉजिटिव लिबरलिज्म ने क्या माना है, सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना है, ठीक है। अब नकारात्मक उदारवादियों ने क्या बोला था, आवश्यक बुराई बोला था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्यों बोला था, आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत क्या है कि जो सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य को आवश्यक अच्छाई क्यों बोला है, क्योंकि ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह एक तो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। दूसरी बात, राज्य अच्छाई इसलिए है क्योंकि यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो अच्छाई इसलिए है, ठीक है। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, इसलिए क्या है, ये अच्छाई है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह राज्य क्या करता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है, इसलिए अच्छाई है। और इसलिए आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह कानून व्यवस्था को बनाए रख रहा है, और अच्छाई इसलिए है कि यह व्यक्ति के जो जीवन में आने वाली बाधाएं हैं उन बाधाओं को क्या करता है, रोकता है। अब बाधाएं कौन कौन सी होगी, जैसे गरीबी, अज्ञानता, नशाखोरी, है ना, दरिद्रता, बीमारी, गंदगी, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं। तो राज्य क्या करेगा, इन सब के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, राज्य स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, राज्य रोजगार की व्यवस्था करेगा, ठीक है, राज्य रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेगा। तो यही सब क्या है, व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की बाधाएं हैं। अगर यही सारी चीजें व्यक्ति को पूरी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने आप से नैतिक बनता चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्रीन का यही है। इसीलिए वेपर ने कहा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बना दिया। तो ये ग्रीन का, वेपर का क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो चीजें रटने वाली हैं तो वो रट लीजिए प्लीज, और जो बुक्स वगैरह है उनको आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक और कोई सेंस नहीं है। ये सब काम मैंने रट के भी किया है। बुक्स की लिस्ट, बुक्स के जो जैसे कुछ थिंकर्स होते हैं कि बताओ हॉब्स, लॉक, है ना, जैसे आप बताओ नॉजिक, बर्लिन, हेयर, फ्रीडमैन, ये कैसे थिंकर्स हैं, तो ये नकारात्मक उदारवादी हैं, या फिर ये स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, या फिर ये समकालीन उदारवादी विचारक हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे नेम होते हैं इनके। तो इस तरीके से आपको थिंकर्स कौन से किस कैटेगरी के थिंकर्स हैं इनको आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। जब आप इनके आइडियाज को समझ जाएंगे तो आप इनके विचारों को आसानी से और अच्छे तरीके से कैटेगराइजेशन करना सीख जाएंगे। अब ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतकारों में हॉबहाउस का भी नाम आता है। लॉस्की भी सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, ठीक है। अब एल.टी. हॉबहाउस जो है सकारात्मक उदारवाद के सबसे प्रबल समर्थक हैं। अब जिनकी बुक का नाम है लिबरलिज्म, 1911 में लिखा है इन्होंने, तो ये ईयर वाइज याद करना जरूरी नहीं है। हाँ, जो डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, कभी कभी वहाँ पे ईयर वाइज मतलब ऐसे वाहियात क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनको मैं नहीं मानता कि इसका कोई स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। ईयर वाइज से भाई क्या लेना यार, इतने फैक्ट कौन याद कर पाएगा, आप बताओ, ठीक है, कोई नहीं याद कर सकता। तो इस तरीके से चीज़ों में आप इतना ना पढ़े। जो मैं बताऊंगा जिस बुक्स के लिए कि ये बुक्स की ईयर आप याद करना, तो आप उसको याद करना। आप अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिबरलिज्म, उदारवाद, ठीक है। उदारवाद की किसकी बुक है, एल.टी. हॉबहाउस की है, तो ये बात याद रखना। उदारवाद के प्रबल समर्थकों में, ये सकारात्मक उदारवाद के समर्थकों में इनका नाम आता है हॉबहाउस का। अब देखिए अभी तक तो हमने ग्रीन के विचारों को पढ़ लिया, हमने जेएस मिल के विचारों को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सकारात्मक उदारवाद में कुछ अर्थशास्त्री भी हैं
उनके विचारों को समझेंगे, उनके अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, क्या राज्य जो है बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे या ना करे, क्या है कैसे है, इन सब चीज़ों को हम एक बार देखेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल एक थिंकर हैं, इनकी बुक का नाम है द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लासेस, 1874 में लिखी गई ये बुक है। तो इनकी बुक याद करना जरूरी है, ईयर याद करना जरूरी नहीं है। मैं इसलिए ईयर मेंशन कर देता हूँ कि आपको ना लगे कि कंटेंट कहीं बेकार बन गया है ना। कुछ लोगों के मन में होता है धारणा कि सर आपने बुक तो लिख दिया पर ईयर नहीं लिखा। तो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें आपको संतुष्टि मिले, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को ऐड करता हूँ। एक बार मैं वीडियो का ड्यूरेशन देखता हूँ, ठीक है, 40 मिनट का ड्यूरेशन हो चुका है। तो अभी हम 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे इसे, और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो बना के जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करूँ। अब देखिए, सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का निर्माण किसने किया? जॉन मेनार्ड कीन्स और गैलब्रथ ने किया। इन्होंने राज्य और बाजार के मध्य संबंधों को परिभाषित किया या परिवर्तित किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पे ये एक बार ये समझ लेंगे तो हम अच्छे से चीजों को समझ लेंगे। अब देखिए, नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, यहाँ पे देखिए सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। अब देखिए, नकारात्मक उदारवाद में जो अर्थशास्त्री बेसिकली रहे वो एडम स्मिथ रहे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, है ना। ये सारे थिंकर्स जो हैं, जो नकारात्मक अर्थशास्त्री हैं, जो राज्य के नकारात्मक कार्यों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बेसिकली इन्होंने बोला कि राज्य के द्वारा, ठीक है, राज्य के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अहस्तक्षेप होना चाहिए, अहस्तक्षेप। इन्होंने अहस्तक्षेप को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना। इन्होंने बोला कि बाजार कैसा होना चाहिए, बाजार अदृश्य हाथ की तरह होना चाहिए, अदृश्य हाथ की तरह, सॉरी, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकार का जो स्वरूप है वो अदृश्य हाथ की तरह होना चाहिए। अदृश्य हाथ का मतलब है कि सरकार तो रहे, लेकिन सरकार जो है बाजार अर्थव्यवस्था में अपनी टांग ना अड़ाए, अपने हाथ न दिखाए, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, इसी को इनविजिबल हैंड बोला गया है, इनविजिबल हैंड बोला गया। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ ने दिया। अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने दी, एडम स्मिथ ने दिया। बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति को, इसी नीति को क्या बोला गया है, अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड बोला गया है। तो एडम स्मिथ जो है वो बेसिकली नकारात्मक अर्थशास्त्री उदारवादी हैं। और सकारात्मक उदारवाद में आप देखेंगे कीन्स का नाम आएगा, ठीक है, कीन्स और गैलब्रेथ, गैलब्रेथ का नाम आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक तो सकारात्मक उदारवादी कल्याणकारी राज्य को प्रमोट कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जो कल्याणकारी राज्य को प्रमोट करेगा वो कहेगा कि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, राज्य का उचित हस्तक्षेप जरूरी है, उचित हस्तक्षेप जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात आप समझ लीजिए, इन्होंने जो नकारात्मक उदारवादियों के द्वारा, ठीक है, जो हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया गया था उसको इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी इन्होंने क्या स्वीकार किया, अस्वीकार किया हस्तक्षेप की नीति को, हस्तक्षेप की पॉलिसी को क्या कर दिया, नकार दिया इन्होंने। क्यों नकार दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाजार में सभी व्यक्तियों को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बाजार में अगर खुला छूट दे दिया जाए तो क्या होगा, कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पे बाजार में मंदी आ जाए, ठीक है। मंदी से उबरने के लिए राज्य का इंटरफेयर क्या है, जरूरी है, राज्य का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, ठीक है। जबकि नकारात्मक उदारवादी क्या कहते हैं, राज्य और बाजार कह रहे हैं कि बाजार को क्या कर दो, बाजार को खुला छोड़ दो। अब पूछो भाई, बाजार को खुला छोड़ देंगे तो बाजार में जो अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं वो तो छोटे छोटे व्यापारियों को समाप्त कर देंगे मार्केट से, ठीक है, किसान तो समाप्त हो जाएंगे बाजार से। क्या बाजार को खुला छोड़ देने से समाज की भलाई हो जाएगी, नहीं दोस्तों, ठीक है। तो बाजार में क्या है, सकारात्मक उदारवादियों ने बोला बाजार को खुला नहीं छोड़ना है, बाजार में राज्य का उचित हस्तक्षेप जरूरी है, ठीक है।
तो ये बातें आप ध्यान में रखना। सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवादियों ने अर्थशास्त्र को लेकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में क्या बोला, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने राज्य और बाजार के संबंधों को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। पहले राज्य और बाजार के संबंध कैसे थे, पहले नकारात्मक उदारवादियों ने बताया कि राज्य का कार्य अलग है, राज्य का कार्य क्या है, विधि व्यवस्था बनाए रखना, राज्य का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य का काम है पुलिस व्यवस्था बनाए रखना, राज्य का काम है रात्रि प्रहरी राज्य, ठीक है, राज्य का काम है पुलिस राज्य। अब बाजार का काम क्या बता रखा था उन्होंने, नकारात्मक उदारवादियों ने, कि बाजार क्या है, स्वतंत्र है, बाजार को खुला छोड़ दो, बाजार में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, बाजार में राज्य को इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये संबंध थे। तो सकारात्मक उदारवादियों ने क्या किया, इन संबंधों को दोबारा से परिभाषित किया, परिवर्तित कर दिया। अब उन्होंने बताया कि ठीक है, राज्य कानून बनाए रखेगा, लेकिन राज्य समय समय पर बाजार में क्या करेगा, हस्तक्षेप करता रहेगा। ये बात ध्यान रखना। यही यानी कहीं ना कहीं जो राज्य और बाजार के संबंध थे, जो राज्य और बाजार के संबंध को लेकर नकारात्मक उदारवादियों ने जो धारणाएं बनाई थी, उस धारणा को सकारात्मक उदारवादियों ने उस धारणा को परिवर्तित कर दिया या उस धारणा को अस्वीकार कर दिया, आप कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आ रही होगी। आप अगर थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो वीडियो जरूर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने मतलब सकारात्मक उदारवादियों ने इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को क्या किया, हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। सकारात्मक उदारवादियों ने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था में अगर राज्य का इंटरफेयर होगा तो यह समाज के लिए भी अच्छा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। समाज के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि समाज में फिर सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कीन्स हैं अगले थिंकर्स। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी फेमस बुक, ये याद करने की जरूरत है आपको, इसको हाईलाइट करना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये एक ही बुक है पूरी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखी गई। इसमें इन्होंने कहा कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। यानी कीन्स ने बोला कि राज्य का इंटरफेयर होना चाहिए, कहाँ पे, बाजार में, अर्थव्यवस्था में। क्यों होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए क्योंकि इससे जो है बाजार को मंदी का शिकार होने से बचा सकते हैं, ठीक है। इससे अर्थव्यवस्था को प्रगति मिलती है एक तो, दूसरी बात जो है बाजार को मंदी आने से यहाँ पे हम बच सकते हैं। देखिए जितने भी साम्यवादी देश हैं, ठीक है, जितने भी साम्यवादी देश हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे राज्यों का बाजार में पूरा नियंत्रण होता है, ध्यान रखना। इसीलिए जब 1929 की मंदी आई थी, 1929-30 की मंदी आई थी, इसमें साम्यवादी देश मंदी का शिकार कम हुए थे, उदारवादी देश ज्यादा हुए थे। क्यों हुए थे, क्योंकि उन्होंने, उदारवादियों ने बाजार को खुला छोड़ दिया था, ठीक है। जबकि साम्यवादी देशों में मंदी का प्रभाव उतना नहीं देखा गया था क्योंकि साम्यवादी देशों में उनकी सरकारों ने क्या कर रखा था, बाजार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा था। इसलिए साम्यवादी देशों में बाजार अर्थव्यवस्था में मंदी का असर इतना नहीं देखा गया जितना कि उदारवादी देशों में देखा गया था। तो ये बात ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगले थिंकर कीन्स के बाद गैलब्रथ है। गैलब्रथ की जो फेमस बुक है, दो बुक हैं, पहली ये है, दूसरी ये है, तो थोड़ा सा मैंने इसको ईयर वाइज नहीं डाला इसमें। द इन्फ्लुएंस सोसाइटी पहली बुक है, दूसरी है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि योजनाबद्ध तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाकर राज्य वर्तमान के उदारवादी समाजों में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यानी गैलब्रथ जो कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो पूंजीवादी नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित होनी चाहिए। मिश्रित का मतलब 50% जो है वो सरकार का बाजार में नियंत्रण होना चाहिए और 50% जो है वो निजी कंपनियों या निजी व्यापारियों का नियंत्रण होना चाहिए। इसी को तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर यही भागीदारी सरकार की 51% हो जाएगी और 49 हो जाएगी निजी कंपनियों की, तो यह व्यवस्था कैसी हो जाएगी, तो यह व्यवस्था जो है वो सरकारी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, गैलब्रथ कह रहे हैं कि अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लें तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक तो उद्योगों को फायदा मिल जाएगा, दूसरा हमें कृषि अर्थव्यवस्था को भी विकास मिलेगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि अगर हम एक सिस्टम अपना ले, सिस्टम के माध्यम से हम चीज़ों को अपनाएं, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना करके हम करें, तो जो वर्तमान उदारवादी राज्य है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सकारात्मक भूमिका अपना ले। सकारात्मक भूमिका का मतलब कुछ राज्य का इंटरफेयर भी हो जाए बाजार में और निजी कंपनियों को भी स्वतंत्रता हो जाए भाई, तब दोनों का काम क्या हो जाएगा, आसानी से चलता रहेगा और जो है बाजार अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो है ये पहली बार प्रयोग में कब आता है और इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी कल्याणकारी प्रयोग करने की। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ने 1933 से 1938 के बीच में एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम का नाम क्या था, न्यू डील कार्यक्रम। ठीक है, न्यू डील प्रोग्राम था। इन्होंने इसकी घोषणा की जिसके अंतर्गत इन्होंने कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक उदारवादी नीति है, ध्यान रखना, सामाजिक उदारवादी नीति, जहां पे सामाजिक शब्द आ जाएगा वहां पे आप समझ लेना वहां पे कल्याण की बात होगी। ठीक है, वहां पे जो है वो लोगों के कल्याण की बातें शुरू हो जाएंगी, सरकार के द्वारा कुछ हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाएगा, यहां से राज्य का जो दायरा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राज्य की शक्तियों में विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एमए कर रहे होंगे या फिर एमए कर चुके होंगे, तभी आप इस सिलेबस के लिए, इस कोर्स के लिए आ रहे हैं। तो मैं अपने उसी अकॉर्डिंग, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप अभी बीए पार्ट 1 में हो या फिर आपको चीज़ें इतनी समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए कल्याणकारी राज्य का जो पहली बार प्रयोग होता है वो कब होता है, 1933 से लेकर 1938 के बीच में। किसके द्वारा होता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा होता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और ये क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को महामंदी से बचाने के लिए। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम लाते हैं, तो न्यू डील प्रोग्राम लाते हैं। जिसे न्यू डील प्रोग्राम में क्या क्या होता है, इसमें कुछ समाजवादी उदारवादी, सामाजिक उदारवादी यानी कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। या सामाजिक उदारवादी की जगह कल्याणकारी आ जाएगा तो भी आपको दोनों बातें सेम माननी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यू डील के उद्देश्यों का सार, इसका क्या थीम था, क्या समरी थी इसकी। इसका सार था कि रूजवेल्ट ने इन शब्दों में बताया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि हमें कृषि में उतना ही उत्पादन करना है जितना कि उद्योग हमारे कृषि क्षेत्रों से डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत सारा उत्पादन कर दे और सारा उत्पादन यहाँ पे जाके बाजार में भर जाए, और भर जाएगा फिर क्या होगा, फिर उद्योगों के पास इतना सारा माल आ जाएगा और ये फिर इनका एक्सपोर्ट होना धीरे धीरे क्या होगा, बंद हो जाएगा। जबकि ये रूजवेल्ट बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें कृषि और अपनी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, हमें अपने उद्योगों में और हमें कृषि के क्षेत्रों में क्या बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है, तभी हमारी अर्थव्यवस्था प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। और इन्होंने क्या बताया, हम मजदूरी करने वाले लोगों को क्या करेंगे, रोजगार देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। यानी उन्होंने बताया कि हम जो मजदूर हैं, ठीक है, मजदूर और जो मालिक है जो रोजगार दे रहे हैं हमें, ठीक है, और जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर जो है, ठीक है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजदूर मजदूरी कर रहा है और मालिक को प्रोडक्शन को खूब बनवा रहा है, ठीक है, और पता लगा मार्केट में ये कंज्यूमर की उनकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर ये मालिक को बनाने से क्या फायदा होगा, तो बाजार में मंदी आ जाएगी ना, फिर चीज़ों की जब डिमांड ही नहीं होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो होगी, जो न्यू डील पॉलिसी होगी, उसमें क्या होगा, मजदूर, मालिक और कंज्यूमर, इन तीनों के बीच में क्या होगा, इन तीनों के बीच में सामंजस्य होगा। यानी कि जितनी डिमांड मार्केट में होगी उतने ही मजदूरों की हमें जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए। ठीक है, अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो हम उत्पादन करके क्या करेंगे चीज़ों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, हमारा यह भी उद्देश्य है कि हमारे आंतरिक बाजार क्या हो, समृद्ध हो। आंतरिक बाजार का मतलब हमारे घरेलू बाजार, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो न्यू डील पॉलिसी लाई गई थी कल्याणकारी कार्यों के लिए, ये अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लाई गई थी। ठीक है, अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए लाई गई थी। देखिए, एक तो अमेरिका क्या है, उदारवादी देश है। उदारवादी देश कहते हैं फ्री अर्थव्यवस्था होनी चाहिए हमारी, फ्री बाजार होना चाहिए, राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वही मंदी से बचने के लिए, अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके
ढकोसलेबाजी होती है इनकी, दिखाते कुछ है और करते कुछ है। हालांकि जब हम IR पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे विकसित देश सब्सिडी देते हैं अपने देशों के किसानों को, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, नीला बॉक्स, पीला बॉक्स, है ना, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे आंतरिक बाजार बने रहे, हमारे देश का बाजार समृद्ध हो, बढ़ता रहे, और हमारा क्या है, देश विशाल बने, बाजार विशाल बने, और हम अन्य देशों के साथ अपना व्यापार भी आगे बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें देखिए। अब यहाँ पे एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा एक पॉलिसी और अपनाई गई जिसको 3R के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी 3R को हम कल्याणकारी कह सकते हैं, या फिर 3R को हम बोल सकते हैं कि ये 3R क्या है, ये न्यू डील पॉलिसी का एक हिस्सा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो 3R में क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3R की पॉलिसी किसने दी, तो 3R की पॉलिसी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अपनाई गई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। फिर 3R, एक R का मतलब है रिलीफ या उन्मुक्ति, दूसरी R का मतलब है रिकवरी या प्रतिलाभ, तीसरे R का मतलब है रिफॉर्म, यानी हम अपने अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, रिलीफ देंगे थोड़ी सी। ठीक है, कैसा रिलीफ, किस राज्य के द्वारा कुछ इंटरफेयर किया जाएगा जिससे कि बाजार को क्या मिले, थोड़ा सा आराम मिले। ठीक है, अब हम बाजार को रिकवरी में लाएंगे अपने। ठीक है, जो हमारे लॉस हुआ है उसकी हम क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। भरपाई कैसे करेंगे, राज्य के इंटरफेयर से करेंगे, राज्य के हस्तक्षेप से करेंगे, राज्य के द्वारा कुछ बाजार को सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उससे इसकी रिकवरी हो जाएगी। तीसरी हम अपनी बाजार अर्थव्यवस्था में, हम अपने उद्योगों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, उसके कानूनों में सुधार करेंगे। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को करके हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो, सॉरी, हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। मैं थोड़ा तेज पढ़ाने के चक्कर में ना, तेज पढ़ाने का मेरा थोड़ा आइडिया ऐसे है, थोड़ा बोलता तेज हूँ, और इस वजह से थोड़ा शब्दों में निकलने में, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं, सबके साथ हो सकती हैं। और अब मैं ज़्यादा धीरे पढ़ाऊँगा तो ये सिलेबस अगले साल भी नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, और मेरी एक सबसे ख़राब आदत है कि मैं कभी चीज़ों को शॉर्ट करके नहीं पढ़ाता। जिन्होंने मुझसे कोचिंग पढ़ा होगा, मैं उनको मेरे बारे में पता होगा कि मैं चीज़ों को कभी शॉर्ट करके नहीं पढ़ाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि शॉर्ट पढ़ाओ तो उससे एग्जाम में ना आए क्वेश्चन, और डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप जरूर सीख जाएंगे उसमें से। अब देखिए, जो ये नवीन पॉलिसी लाई गई, न्यू पॉलिसी जो लाई गई 3R की पॉलिसी, या फिर न्यू डील पॉलिसी, दोनों को एक कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, कुछ सुधारों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखना था। यानी कि बाजार में हम कुछ सुधार तो करेंगे, लेकिन हमारी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, जो उदारवाद का क्या है, मूल लक्षण है, ठीक है, इसको तो हम बरकरार रखेंगे, इसको समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार करते रहेंगे। ठीक है, कैमरा चल रहा है तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए, न्यू डील पॉलिसी के तहत अपनाई गई औद्योगिक नीति से उद्योगों में क्या होता है, विस्तार होता है। जाहिर सी बात है, अब जब यहाँ 3R आ गया ना, 3R के तहत क्या होगा, जब न्यू डील पॉलिसी लाई गई तो उसके तहत एक और पॉलिसी उसी के साथ जोड़ दी गई, 3R की पॉलिसी, रिकवरी, रिफॉर्म, और जो है इसका एक तीसरा क्या है, रिफॉर्म, रिकवरी और रिलीफ। ठीक है, तीन चीजें क्या है इसमें और ऐड कर दी गई, जिससे कि क्या हुआ, उद्योगों में क्या हुआ, विस्तार हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। अब देखिए, कृषि नीति से कृषि क्षेत्रों में विस्तार हुआ, यानी इन्होंने इस नीति के तहत, न्यू डील पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उद्योगों को विस्तार किया, उद्योगों में इन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। इसमें इस न्यू डील पॉलिसी के तहत बेसिकली देखिए, न्यू डील पॉलिसी क्या है, कल्याणकारी कार्य है, एक कल्याणकारी कार्य है। ठीक है, तो इस कल्याणकारी कार्य में क्या किया गया, सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। जो लोग क्या थे, समाज में असुरक्षित थे, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान उनको नहीं था, जो बेसिक नीड्स थी, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जो बहुत सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं जो कमी रह गई थी, उन सबको क्या किया गया, इसमें पूरा किया गया। और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की गई, जैसे वही रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें लाई गई अमेरिका में। अब न्यू डील पॉलिसी क्या है, न्यू डील पॉलिसी अमेरिकी जनता के लिए एक अस्थायी योजना थी, ये बात ध्यान रखना। यह एक अस्थायी योजना थी, कभी क्वेश्चन में ये आ जाए तो इसको आप क्या करना, गलत करना। यह क्या थी, एक परमानेंट प्लान था ये। रूजवेल्ट ने स्वर्णमान मुद्रा का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। स्वर्णमान मुद्रा का जो वहां पे सोने की मुद्राएं चलाई जाती थी, उसको क्या कर दिया इन्होंने, नकार दिया, और अपनी मुद्रा में क्या कर दिया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने व्यापार किसमें शुरू कर दिया, डॉलर में कर दिया।
ये बात ध्यान रखना। सही। स्वर्णमान मुद्रा का मतलब सोने की मुद्रा नहीं, बल्कि स्वर्णमान मुद्रा का मतलब जो सबसे ज्यादा मान्य मुद्रा उनकी होती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मुद्रा जो होती है, उसी को हम सोने की संज्ञा दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो मनी थी वो डॉलर थी उनकी। ठीक है, डॉलर को हम स्वर्णमान कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसे हम सोने के समान मानते हैं। तो ये सेंस निकलना चाहिए था, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने इंपोर्ट को कम कर दिया, अपने आयात को क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया, आयात को घटाया, और निर्यात को बढ़ाने के लिए अपने डॉलर का मूल्य क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, डॉलर के मूल्य को घटा दिया, और जिससे क्या हुआ, जिससे कि इनको आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे और उपाय भी किए। देखिए, जिन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि किसी भी देश की करेंसी का अगर मूल्य अगर भी कोई सरकार अपनी देश की करेंसी का मूल्य गिराती है, तो इसका मतलब है कि वो अपने देश के निर्यात को क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, आयात को कम करना चाह रही है, यानी कि वो व्यापार घाटे को कम करना चाह रही है, वो अपने राजकोषीय घाटे को कम करना चाह रही है। ठीक है, तो ये सारी शब्दावलियां हैं, आप ये शब्दावलियों में ना पढ़ें, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मुझे थोड़ी इकोनॉमिक्स की भाषा पता है। तो आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो आप ये व्यापार घाटे, राजकोषीय घाटा, इन सब में ना जाए, नहीं तो आपको पॉलिटिकल साइंस में घाटा लग जाएगा। ठीक है, जो आपका काम है वही करें। ठीक है, तो इन्होंने अपने डॉलर को क्या कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया इसका थोड़ा सा, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनके बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अब क्या किया, इन्होंने न्यू डील पॉलिसी के तहत इन्होंने बहुत सारी और कुछ उपाय किए, जिससे कि अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए अन्य उपाय किए। क्या किया इन्होंने, बैंकिंग सेक्टर में क्या कर दिया, बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने सुधार किया, यानी इन्होंने क्या कर दिया, बैंक में जो ब्याज दरें थी, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट थे, उसको क्या कर दिया, घटा दिया। अब इससे क्या फायदा होता है, जब ब्याज दर घटेगी, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने ले लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने ले लिया, इस पर केवल आपको 1 साल में 1% ब्याज देना है, 1,000 रुपये ब्याज देना है, तो इसमें तो हर व्यक्ति फिर ले लेगा भाई। अगर यही ब्याज दर महंगा हो जाएगा, 1 लाख पर, मान लीजिए 1 लाख पर ब्याज दर कितना हो गया, 25% हो गया, तो कोई व्यक्ति लेगा, नहीं लेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया, यानी बैंकिंग व्यवस्था की ब्याज दरों में सुधार किया, ब्याज दरों को कम किया, अपने डॉलर की वैल्यू को कम किया, इससे क्या होने लगा, इससे बड़े बड़े व्यापारियों ने क्या किया, ज्यादा स्तर पर लोन लिया। ठीक है, बड़े लेवल पर लोन लेना शुरू किया, लोन लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योगों को लगाना इन्होंने शुरू किया, जिससे कि एक तो वहां के लोगों को रोजगार मिला, दूसरा वहां के लोगों को रोजगार मिलने के साथ उनकी पर कैपिटा इनकम में भी क्या हुई, ग्रोथ हुई, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी उनकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करें, जब ये सारी चीजें होंगी तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी तो होगा। जब आप ज्यादा लोन लेंगे, जब आपकी फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, तो फैक्ट्रियों में क्या आप बैठ के वहां मक्खी मारेंगे, नहीं मारेंगे ना, तो आप वहां पे प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे चीजों को, जितना ज्यादा आपका एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका देश विकास करेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति का अवलंबन किया गया, यहाँ पे महंगाई का महंगाई पर इन्होंने नियंत्रण किया। ठीक है, और आर्थिक पद्धति में नियोजन एवं केंद्रीय नियंत्रण बनाया गया, यानी कि अब जो अर्थव्यवस्था में प्लानिंग बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकारें बनाएंगी। ठीक है, तो सरकार का इंटरफेयर अब यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगा। क्यों बढ़ रहा है ऐसा, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था को मंदी से दूर होने के लिए किया जा रहा है सारी चीजों को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा सा इसको हटाने में टाइम लग रहा है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूजवेल्ट की न्यू डील से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, क्रांतिकारी सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे, यानी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी लाई अमेरिका में, इससे क्या हुआ, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कभी क्वेश्चन आ जाए कि न्यू डील पॉलिसी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या हुई, और बर्बाद हो गई, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, क्रांतिकारी सुधार आया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई, निम्नतम मजदूरी दर और अधिकतम काम के घंटे भी तय किए गए, यानी इसमें बता दिया गया इस पॉलिसी में कि एक तो कृषि अर्थव्यवस्था में क्या हुई, वृद्धि हुई, नई नई चीजों को लाया गया, कृषि में सब्सिडी दी गई, कृषि अर्थव्यवस्था में छूट दी गई किसानों को। दूसरी तरफ एक यहाँ पे मानक फिक्स किया गया कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बना दिया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू कि 5,000 रुपए पर डे इनको मजदूरी मिलेगी, इससे कम मजदूरी इनको नहीं मिल सकती, कोई भी मजदूर कैसा भी काम कर रहा हो। ठीक है,
और मजदूरों के लिए काम का समय फिक्स कर दिया गया कि हर मजदूर जो है वो न्यूनतम जो है वो 5 घंटे काम करेगा, इससे घंटे काम कम नहीं करेगा, ठीक है। और अधिकतम घंटे का काम बना दिया गया, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि 10 घंटे उसका मैक्सिमम काम होगा और न्यूनतम इसके 1 घंटे भी कर सकता है, 2, न्यूनतम काम के लिए नहीं बनाया गया, बेसिकली अधिकतम के लिए बनाया गया। जैसे मान लीजिए अधिकतम वो 10 घंटे करेगा या 5 घंटे अधिकतम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मानक बना दिया गया कि इसके ऊपर काम नहीं करवा सकते आप। देखिए धीरे धीरे इस प्रकार क्या होता है, आर्थिक मंदी से उबरने की ओर अमेरिका आगे बढ़ने लगा और अंत में क्या होती है, ये रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी सफल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ लिख के समझा देता हूँ जिससे कि आपके मन में जो विचार हैं वो क्लियर हो जाए। न्यू डील पॉलिसी, न्यू डील पॉलिसी। अब आप सोच रहे होंगे सर वीडियो को जानबूझ के लंबा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जानबूझ के लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपके मन में एक ग्राफ के माध्यम से क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए ये न्यू डील पॉलिसी लाया कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लाया, रूजवेल्ट, ठीक है। रूजवेल्ट लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्यों लाते हैं, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हस्तक्षेप शुरू होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्या यह योजना अमेरिका के लिए अस्थायी थी, अस्थायी नहीं थी, ये क्या थी, एक परमानेंट प्लान था, ठीक है, स्थायी प्लान था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या ये इसमें बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया गया, जी बिल्कुल किया गया, बैंकिंग में किया गया, कृषि अर्थव्यवस्था में किया गया, उद्योगों में किया गया, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें बाजार और कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया, संतुलन लाया गया। इसमें और क्या किया गया, इसमें मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई, न्यूनतम मजदूरी बनाई गई, अधिकतम काम के घंटे फिक्स किए गए, एक व्यक्ति कितना अधिकतम काम कर सकता है, कितने आवर्स, ठीक है, ये सारी चीजें की गई। तो कहने का मतलब है कि क्या अंत में क्वेश्चन ये पूछ लिया अगर, क्या रूजवेल्ट की 3R का कॉन्सेप्ट किसने दिया, RRR, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म, ठीक है। तो 3R का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। क्या न्यू डील की पॉलिसी सफल रही या असफल रही, तो यह पॉलिसी क्या हुई, सफल रही, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ग्रोथ की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखिए एक तो अमेरिका की न्यू डील पॉलिसी रही, दूसरी तरफ वहीं ब्रिटेन में क्या होती है, ब्रिटेन में एक बेबरिज रिपोर्ट पर पब्लिश होती है, ठीक है, जो 1942 में आती है। इसका ईयर बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। 1942 में एक बेबरेज रिपोर्ट आती है, इसका संबंध भी किससे है, कल्याणकारी कार्य से, राज्य के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप से संबंधित है, ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक बीमा और संबद्ध सेवाएं कहा जाता है। सामाजिक बीमा का क्या मतलब होता है, आप लोग बीमा क्यों कराते हैं, बीमा इसलिए आप पॉलिसी लेते हैं क्योंकि आपकी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, आप सामाजिक स्थिति नहीं सही हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप उस बीमे का आपको लाभ मिल सके, ठीक है। तो बेबरिज रिपोर्ट क्या है, एक सामाजिक बीमा है जिससे कि बाजार अर्थव्यवस्था को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। कब मिल सके लाभ, जब बाजार अर्थव्यवस्था में मंदी आए, जब बाजार अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रुक जाए, ठीक है, जब बाजार अर्थव्यवस्था की वृद्धि रुक जाए, जब बाजार अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, तो यह बेबरिज रिपोर्ट क्या करेगी, एक बीमे की तरह कार्य करेगी। बीमे की तरह का कार्य करने का मतलब क्या है, एक कल्याणकारी योजना है ये, ठीक है। अब बात इतनी आपको समझ में आ जानी चाहिए, इससे बड़ा समझाना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए प्रॉपर होगा, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और चीज़ों को समझते हैं अच्छे तरीके से। एक बार टाइम चेक करता हूँ कितना हो गया, 1 घंटे 9 मिनट हो गए, 1 घंटे 20 मिनट तक बनाते हैं, ठीक है। बेबरिज रिपोर्ट पढ़ के, उदारवाद की आलोचना पढ़ के, तो बस 2 पेज हैं, 10 मिनट और लग जाएगा, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको आज, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें होती है, पहला पॉइंट देखिए, इसमें फटाफट पढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी। देखिए नवंबर 1942 में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट है, क्या है, बेबरिज रिपोर्ट क्या है, एक सरकारी रिपोर्ट है जो यूके
यूके में कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या है, ये प्रभावशाली है। दूसरी बात क्या है, इसे किसने प्रस्तुत किया, क्वेश्चन ये उठता है कभी कभी, अर्थशास्त्री विलियम बेब्रिज, ठीक है, विलियम बेब्रिज के द्वारा ये तैयार किया गया, इसीलिए इसको बेब्रिज रिपोर्ट भी कहा जाता है। कब तैयार किया गया, तो 1942 में तैयार किया गया। देखिए, इंग्लैंड में बेब्रिज रिपोर्ट 1942 में कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट समर्थन किया गया इसमें, तथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग भी किया गया, जिसके बहुत सारे कारण थे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कल्याणकारी राज्य का प्रयोग व्यवहारिक रूप में क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके रीजंस थे, क्या क्या रीजंस थे, ये देखिए। एक तो उदारवादी जितने भी देश थे, ठीक है, जितने भी उदारवादी देशों में क्या हो रहा था, वहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों को लागू किया जा रहा था, यानी जितने भी लोग एक फिक्स्ड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे उनको वोटिंग का राइट्स दिया रहा था, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होता, श्रमिकों को भी मतदान का अधिकार मिल रहा था, यानी कि जो मजदूर थे अब उनको भी मतदान का अधिकार मिल रहा था, उनको भी वोटिंग का राइट मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना था उनके लिए, क्योंकि अगर वो मजदूरों के हितों को ध्यान नहीं रखेंगी, अगर वो मजदूरों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं अपनाएंगी, तो मजदूर जो है उन पार्टियों को वोट नहीं देंगे, बल्कि उनको वोट देंगे जो मजदूरों के हितों को ध्यान में रखेंगी। तीसरा क्या था अपनाने का पीछे क्या कारण था कि आर्थिक संकट आया 1929, 1929 और 1930 की विश्व में बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी आई, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, जिसकी वजह से ये कल्याणकारी कार्य या इस बेब्रिज रिपोर्ट को अपनाया गया, ठीक है। चौथा रीजन था कि साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ क्या था, यूएसए था, ठीक है। यूएसए तो नकारात्मक उदारवादी राज्य था जो बाजार को खुला छोड़ देने की बात करता था, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर क्या था, सकारात्मक राज्य था जो बाजार में हस्तक्षेप को जरूरी समझता था। तो इसलिए 1929-30 की मंदी में यूएसएसआर या जितने भी साम्यवादी देश थे, ठीक है, उनमें अर्थव्यवस्था की मंदी का प्रभाव नहीं देखा गया, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव नहीं देखा गया, बल्कि मंदी से सर्वाधिक प्रभावित देश यूरोप के देश हुए, ठीक है। यूरोप में जो बेसिकली उदारवाद को प्रमोट कर रहे थे, उदारवादी देश को ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक तो इसीलिए इन्होंने यह सोचा कि हम भी क्या करेंगे, हमारे द्वारा भी बाजार में कुछ इंटरफेयर किया जाएगा जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख सकते हैं। एक तरफ न्यू डील प्रोग्राम लाया गया, दूसरी तरफ बेब्रिज रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब बाजार में हस्तक्षेप के नए नए संसाधन बनाए गए। दूसरी तरफ यहां पे समझिए, मैं आपको इसमें समझा देता हूं, एक सेकंड। दूसरी तरफ देखिए, शीत युद्ध चल ही रहा था, कोल्ड वॉर स्टार्ट था। कोल्ड वॉर जो था वो क्या था, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ठीक है। दो विचारधाराएं थी, ये लड़ाई जो थी विचारधाराओं की थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, ये जो संघर्ष था विचारधारा का संघर्ष था। इसमें यह दिखाया जा रहा था कि अमेरिका की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है या फिर समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी ने, ठीक है, आर्थिक महामंदी ने जो 1929 की मंदी आई, ठीक है, 1929-30 की जो आर्थिक महामंदी आई, इसमें जो पूंजीवादी देश थे क्या हुए, पूरी तरीके से धराशायी हो गए, ठीक है, धराशायी हो गए। क्यों धराशायी हो गए, क्योंकि इन्होंने बाजार को खुला छोड़ दिया था। बाजार को खुला छोड़ देने से बाजार को यह समझ नहीं आया कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम अपने बाजार में संतुलन कैसे लाए। वहीं दूसरी तरफ साम्यवादी देशों में क्या हुआ, साम्यवादी देशों में बाजार पर राज्य का पूरा नियंत्रण था, पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। तो नियंत्रण करके इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने बाजार को सब्सिडी दी, बाजार को कुछ छूट दिया, जिससे कि क्या हुआ, बाजार की ग्रोथ रुकी नहीं, बल्कि बाजार में क्या हुआ, और वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो इसमें अब यही दौर था जो 1945, 1947, 1947 इन सब इस टाइम पे क्या हो रहे थे, बहुत सारे विश्व के देश, बहुत सारे उपनिवेश देश क्या हो रहे थे, बहुत सारी कॉलोनियां फ्री हो रही थी, ठीक है। तो अब इसमें इन देशों के पास एक चॉइस था कि हम जाएं कहाँ जाएं, ठीक है, किस देश की विचारधारा को अपनाएं, किस तरफ जाएं हम। तो बहुत सारे देश थे जो सोवियत संघ से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने देखा यार समाजवादी विचारधारा है, ये तो कल्याण भी करती है ना, कल्याण करेगी तभी तो हमारी जनता का कल्याण होगा। क्योंकि जो अभी नए नए राष्ट्र यहाँ पे उदय हो रहे थे, नए नए राष्ट्र आजाद हो रहे थे, तो इनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, समाप्त कर रखा था। तो यहाँ पे जरूरत था कि राज्य के इंटरफेयर के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को दोबारा से
पटरी पर लाया जा रहा था, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत कुछ ऐसे देश थे जो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ये पॉलिसी थी कि जो ये नए नए राष्ट्र हैं, ठीक है, ये नए नए राष्ट्र हैं, इनको अपने खेमे में कैसा लाया जाए, ठीक है, कैसे इनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो इसने भी कहा भाई देखो हम भी कुछ कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं भाई, हम भी देखो अपनी पब्लिक के लिए सड़कें बनवा दी, पब्लिक के लिए हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, पब्लिक के लिए हमने फ्री घर दे दिया, पब्लिक के लिए हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं, फ्री शिक्षा। हम भी तो यार सोवियत संघ के जैसा ही काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बाजार को भी छूट है। तो कहीं ना कहीं फिर इन दोनों को लेकर के क्या होता है, इन दोनों को लेकर के विचारधाराओं में संघर्ष होता है कि शीत युद्ध में कि सोवियत यूनियन की विचारधारा ज़्यादा बढ़िया है या फिर अमेरिका की विचारधारा। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव है कल्याणकारी राज्य के आने के पीछे, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और दूसरी तरफ कल्याणकारी राज्य के आने के पीछे एक रीजन और भी था। क्या रीजन था वो, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, यूरोप के देशों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वो भी यूरोप में ही हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो भी यूरोप में हुआ था। तो इसमें जहाँ पे वॉर होता है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इस वॉर में क्या हुआ, व्यापार वगैरह सब कुछ बंद हो गया, पूरे तरीके से ठप हो गया, जिससे कि अब दोबारा व्यापार को पटरी पे लाने के लिए, दोबारा ट्रेड को बढ़ाने के लिए अब जरूरत पड़ चुकी थी बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की, बाजार अर्थव्यवस्था में कुछ राज्य का इंटरफेयर बढ़ना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। वर्ष 1942 की बेब्रिज रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का मूल आधार माना गया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश समाज की मूल समस्याएं क्या क्या थी? इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि ब्रिटिश समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से कल्याणकारी कार्य करना जरूरी है। क्या क्या समस्याएं हैं ये नेट में आ चुका है, जैसे कि अभाव है, वहां पे संसाधनों का अभाव, हर व्यक्ति को समान संसाधन नहीं है, ठीक है, हर व्यक्ति के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हर व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान की नहीं व्यवस्था है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ों का अभाव है ब्रिटेन में। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ पे अज्ञानता है ब्रिटेन में। अज्ञानता किसकी है? शिक्षा की है। आलस्य भी है। आलस्य इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं है, तो लोग बैठे पड़े हैं, भूखे पड़ रहे हैं। वहाँ पे गंदगी है। गंदगी इसलिए फैल रही है क्योंकि लोग क्या करें, शिक्षित नहीं है ना, शिक्षित नहीं है तो पोल्यूशन फैला रहे हैं। बीमारियां हैं वहाँ पे ज़्यादा। बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे राज्य के द्वारा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं किया गया, राज्य के द्वारा फ्री चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गई, फ्री हॉस्पिटल नहीं बनवाए गए, फ्री अस्पताल नहीं बनवाए गए, इसीलिए वहाँ पे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए, ठीक है, राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य भी किया जाना चाहिए, जो बेवरेज रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। ब्रिटेन में कुछ मूल समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए ब्रिटेन में बेवरेज रिपोर्ट लाई गई, ये बात ध्यान रखना। ब्रिटेन में 1945 में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग किया गया। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, भी हमने देख लिया न्यू डील पॉलिसी, ठीक है, न्यू डील पॉलिसी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बेवरेज रिपोर्ट। बेवरेज रिपोर्ट कब आई है? पहला क्वेश्चन आपके सामने 1942 में, 43 में, 44 में, ठीक है, 1942 में आई। दूसरा पॉइंट, बेवरेज रिपोर्ट को लागू किसने किया? लागू किया क्लीमेंट एटली ने। एटली जो क्या थे, लेबर पार्टी में थे, लेबर पार्टी के लीडर थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब क्या बेवरेज रिपोर्ट का आधार कल्याणकारी राज्य की उत्पन्न स्थापना करना था? तो इसका जो उद्देश्य था वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसका उद्देश्य। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आएंगे सीधे उठ के क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर बेवरेज रिपोर्ट में ब्रिटेन में किन किन बातों को बताया गया, किन किन चीज़ों का अभाव बताया गया? तो बताया गया कि अज्ञानता का अभाव है, गरीबी का अभाव है, बेरोजगारी का अभाव है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, गंदगी है, आलस्य है। तो बेवरेज रिपोर्ट में क्या इन सब बातों की जिक्र की गई है? तो बिल्कुल की गई है। कभी ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेवरेज रिपोर्ट में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया? तो अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी, है ना, इन सब चीज़ों का क्या किया गया है, बेवरेज रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। बेवरेज रिपोर्ट में ये बताया गया ये सब चीज़ें ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा स्तर पर विद्यमान है
और इन सबको समाप्त करने के लिए राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य होने चाहिए, कुछ वेलफेयर वर्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये रही बेवरेज रिपोर्ट आपकी, तो ये ध्यान रखना। टाइम का ड्यूरेशन 1 घंटे 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, 2 पेज और बच गया है, 5 मिनट में लगता है खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कल्याणकारी राज्य या सकारात्मक उदारवाद, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसकी आलोचना क्यों की जाती है, अभी 10 बजे है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, कल्याणकारी राज्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसकी विशेषता तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसकी आलोचना क्या क्या है, ठीक है। क्यों आलोचना इसकी की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स कह रहे हैं क्या है ये अस्पष्ट है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करती है, यानी इसमें व्यक्ति को आज़ादी नहीं है कि व्यापार करने की। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप बढ़ रहा है। राज्य का इंटरफेयर क्या हो रहा है, बाजार में बढ़ रहा है, व्यक्ति के मामलों में बढ़ रहा है। व्यक्ति के मामलों में कैसे बढ़ रहा है, व्यक्ति के मामलों में इसलिए बढ़ रहा है कि राज्य अब क्या करेगा, नए नए स्वास्थ्य के कानून बनाएगा, नए नए व्यवस्थाएं बनाएगा। जब जब राज्य का दायरा बढ़ेगा तब तब व्यक्ति की स्वतंत्रताएं क्या होगी, कम होगी। ऐसा नकारात्मक उदारवादियों का मानना है, ऐसा स्वेच्छातंत्रवादियों का मानना है, ऐसा हेयक, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ठीक है, ऐसे थिंकर्स का मानना है कि राज्य का हर बढ़ता हुआ कार्य व्यक्ति को दासता की मार्ग की तरफ ले जाएगा। ये कह रहे हैं राज्य अगर कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आप दास बनना शुरू हो गए उसके। तो स्वेच्छातंत्रवादी और नकारात्मक उदारवादी, नेगेटिव लिबरलिज्म को प्रमोट करने वाले और लिबर्टेरियन थिंकर्स जितने भी हैं, वो सब कल्याणकारी राज्य का विरोध करेंगे, ठीक है, कल्याणकारी कार्यों का विरोध करेंगे। इतना आप ध्यान में रखना। अगर ये याद हो गया तो आपको अलग से नॉजिक को नहीं रटना, अलग से बर्लिन को नहीं रटना, अलग से फ्रीडमैन को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इतना कॉमन चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जन सेवाओं के स्तर में क्या होती है, गिरावट होती है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जन सेवाओं के स्तर में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे अब सरकार का क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है, सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। सरकार जो है अब राज्य का जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा, राज्य का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, तो दायरा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसमें लोगों की जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें भी क्या होगी, कमी आएगी। और इससे एक और खतरा होता है कि इसमें जो डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम होंगे, जो और भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके क्या होंगे, उनके नौकरशाही होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी नौकरशाही का भय ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे लाल फीताशाही आ जाएगी, लाल फीताशाही आ जाएगी। ये फिर क्या होगा, ये ज़्यादा खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि राज्य का कल्याणकारी कार्य बढ़ेगा तो राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल्याणकारी योजनाएं करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब कल्याणकारी योजनाएं ये बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्या होगा, लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड बढ़ेगा। लोड किसका, वित्तीय लोड, वित्तीय लोड, वित्तीय खर्च, ठीक है, वित्तीय खर्च। वित्तीय खर्च में क्या क्या खर्च, पब्लिक के कल्याण के लिए खर्च, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए इसका वर्क बढ़ेगा, जिसमें रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुविधाएं ये सारी चीजें क्या करेगा, अब राज्य को ही करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी भी आलोचना की जाती है। अब आलोचना करता कौन है, मैंने बता दिया था, एक तो नकारात्मक उदारवादी करते हैं इसकी, दूसरी स्वेच्छातंत्रवादी करते हैं या लिबर्टेरियन थिंकर करते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट वाले करते हैं ये, ठीक है। अभी फिर कह रहे हैं ये विरोधाभासी अवधारणा है। एक तरफ तो ये जो देश अपना रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम तो पूंजीवादी देश हैं, हम तो उदारवादी देश हैं, दूसरी तरफ आप फिर कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं, आप समाजवादी विचारधारा की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये सब तो फिर ये तो दोगलेपन वाली बात हो गई है ना। इस तरीके से आलोचना करके ये लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, कि आप एक बार ये बोल रहे हो, आप एक बार ये बोल रहे हो, तो जो करना है आप, ये तो आप कल्याणकारी कार्य ही कर लो, या तो आप नकारात्मक उदारवादी ही बन जाओ। आपको क्या करना है, आप पहले ये तो क्लियर कर लो। ऐसे इसकी आलोचना की जाती है। तो ये तो रहा इसका क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म में और क्रिटिसिज्म कौन करता है, एक गैसेट नाम के थिंकर हैं, जे ऑर्टेगा वाई गैसेट, इनकी बुक है द रिवोल्ट ऑफ द मासेस, 1932 में लिखी गई। इसमें इन्होंने राज्य के हस्तक्षेप और राज्य द्वारा सभी सहज सामाजिक प्रयासों के अवशोषण को सभ्यता के लिए सबसे बड़ा गंभीर खतरा मानते हैं। ये कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा जितने भी सामाजिक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी सोशल वर्क किए जाते हैं राज्य के द्वारा, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब हमारी सभ्यता का शोषण कर रहे हैं, हमारे लिए ये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
यानी कि ये कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यानी कॉमन सी बात है ये बुक की भाषा है थोड़ी सी, इसलिए आपको समझने में 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है तो गैसेट भी क्या कर रहे हैं, गैसेट कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य नहीं होना चाहिए। फिर हेयक एक थिंकर हैं, हेयक हैं नव उदारवादी विचारक हैं, हेयक हैं स्वेच्छातंत्रवादी विचारक, हेयक हैं लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं। इनकी बुक फेमस जो है द रोड टू सर्फडम। रोड टू सर्फडम का मतलब होता है दास्ता का मार्ग। ठीक है, दास्ता का मार्ग। कभी कभी हिंदी में ये बुक पूछ लेता है कि दास्ता का मार्ग किसने लिखा तो हेयक ने लिखा। इस बुक में हेयक ने बताया कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में ये वर्णन करते हैं। यानी हेयक कह रहे हैं कि राज्य का हर बढ़ता हुआ कार्य राज्य का हर बढ़ता हुआ कार्य व्यक्ति को दास्ता की तरफ ले जाता है। ठीक है, व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा, दास्ता की तरफ ले जाएगा। वहीं दक्षिणपंथी विचारक जितने भी होंगे, ठीक है, दक्षिणपंथी विचारक जो होते हैं वो कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आज के टाइम पे बीजेपी क्या है, दक्षिणपंथी पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस क्या है, लेफ्ट पार्टी है, वामपंथी है। तो वामपंथी जो विचारधारा होती है वो प्रगतिशील होती है, वो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, वे जो है समाज में कल्याण की बात करती है। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा जो होती है वो रूढ़िवादी विचारधारा होती है, ये सामाजिक परिवर्तन की विरोधी होती है और ये समाज में कल्याण को प्रमोट नहीं करती। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य को नहीं बढ़ावा देती। ठीक है, ये नकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक राज्य को आगे बढ़ाने की बात करती है। तो जितने भी दक्षिणपंथी विचारक होंगे वो सब क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य का विरोध करेंगे, वे सब न्यू डील पॉलिसी का विरोध करेंगे, वे सब जो है बेवरिज रिपोर्ट का विरोध करेंगे, वे सब कल्याणकारी राज्य का विरोध करेंगे। मैंने इतने डायमेंशंस आपको बता दिए हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर शब्दों को पकड़ने की क्षमता होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा होगा। बाकी आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है वीडियो का, वो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर एक थिंकर है सैमुअल ब्रिटन। सैमुअल ब्रिटन ने कल्याणकारी राज्य का राजकोषीय संकट पर इन्होंने प्रकाश डाला और इसे बोला कि लोकतंत्र का आर्थिक विरोधाभास की संज्ञा दी। यानी सैमुअल ब्रिटन भी कैसे विचारक हैं, नौ दक्षिणपंथी विचारक हैं। ठीक है, तो नौ दक्षिणपंथी विचारक होने के कारण इन्होंने बोला कि कल्याणकारी राज्य के द्वारा राजकोषीय संकट आ जाता है, फिस्कल क्राइसिस आ जाता है। अब ये फिस्कल क्राइसिस क्या होता है, इसका मतलब है कि राज्य के जो राजकोषीय खजाना होता है, ठीक है, सरकार का जो खजाना होता है, इस खजाने पे क्या होता है, संकट आ जाता है। संकट आता क्यों है, क्योंकि इससे सरकार क्या करती है, पैसा ज़्यादा खर्च करती है। किसके लिए, कल्याण करने के लिए। किसका कल्याण करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या बोला कि जो सरकार कल्याणकारी कार्य कर रही है तो ये लोकतंत्र का विरोधाभास है। ठीक है, लोकतंत्र का आर्थिक विरोधाभास है। जबकि लोकतंत्र का क्या लक्षण है, लोकतंत्र का लक्षण है कि लोकतंत्र में बाजार को खुला छोड़ दो, बाजार को फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्यों के द्वारा क्या हो रहा है, बाजार में हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, हस्तक्षेप हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि ये लोकतंत्र की विरोधाभास के रूप में इसे परिभाषित किया। तो आपका ये निगेटिव लिबरलिज्म समाप्त होता है, पॉजिटिव लिबरलिज्म भी समाप्त होता है। और अब हम देखेंगे नई विचारधारा की तरफ बढ़ेंगे जो समकालीन उदारवादी विचारधाराएं हैं, जिसमें स्वेच्छातंत्रवाद है। स्वेच्छातंत्रवाद की मूल मान्यता क्या है, जो नकारात्मक उदारवाद की है। जो नकारात्मक उदारवाद ने माना, जो शास्त्रीय उदारवाद ने माना, जो क्लासिकल लिबरलिज्म ने माना, ठीक है, वही मान्यताएं सारी एज इट इज मान्यताओं को इन्होंने क्या कर दिया, अब नए युग में, ठीक है, नए युग में उन्हीं पुरानी मान्यताओं को पुनर्जीवित कर दिया, दोबारा से इन्होंने जीवित कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। तब आज रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, आप लोग पेशेंस बनाए रखें। और आप रिजल्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि 5 या 6% बच्चे ही पास होते हैं। तो और जैसे मान लीजिए 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो मुश्किल से 4,000 3,000 बच्चे पास होंगे, 5,000 बच्चे पास होंगे, बाकी 45 तो असफलता उनके हाथ लगेगी। तो आपको निराश नहीं होना है, जिनके हाथ में असफलता लगती है उनको निराश नहीं होना है, उनको दोबारा से अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ करना है और चीज़ों को अच्छे वे में ले जाना है। ठीक है, और आप ये उम्मीद मत करें कि अब हमारा रिजल्ट आ गया तो हम 10 दिन अभी हम गम में रहेंगे, 10 दिन हम शोक मनाएंगे, ठीक है, 10 दिन हम कहीं मनाली जाएंगे घूमने। तो ये सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि जनवरी जाने के बाद फरवरी जाने में समय नहीं लगेगा। फिर मार्च अप्रैल आपके पास 2-3 महीने का टाइम बचेगा,
ना तो आप उसमें रिवीजन कर पाएंगे, ना ही आपके पास प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो से जरूर जुड़े। आपका यहाँ पे पूरा मैं डेली 1-2 वीडियो डालूंगा। अभी तो मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जैसे व्यूज़ बढ़ने लगेंगे मैं समझूंगा कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, और आप कमेंट करके बताएं कि मुझे चैनल पे डेली 2 वीडियो डालना है या 3 वीडियो डालूँ मैं, या 1 वीडियो डालूँ, ठीक है। क्योंकि 3 वीडियो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा जिससे कि थोड़ी सी जल्दी कवरअप हो जाए, ज़्यादा पार्ट ना बनाना पड़े मुझे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार ये देख लेते हैं। परंपरागत उदारवाद हमने पढ़ लिया, ठीक है, परंपरागत उदारवाद पढ़ लिया। फिर आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद पढ़ लिया जिसमें हमने कल्याणकारी राज्य देख लिया। अब हम समकालीन उदारवादी विचारधाराओं में कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे कि स्वेच्छातंत्रवाद पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट समतावाद पढ़ेंगे और समुदायवाद पढ़ेंगे। हालांकि ये डायरेक्टली हमारे टॉपिक में ये कोई भी यूनिट जो है ये नीचे की मेंशन नहीं है, ठीक है। ना तो हमारे यूनिट में स्वेच्छातंत्रवाद है, ठीक है, ना तो स्वेच्छातंत्रवाद है हमारे यूनिट में, और ना ही समतावाद है, और ना ही समुदायवाद है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है, रॉल्स समतावादी विचारक है, मैकफर्सन है, अमर्त्य सेन है, डॉर्किन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे और यहाँ से देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।